नव्य न्याय में निरूपित संबंध नव्य न्याय भाषा प्रदीप को आधार बनाकर कुछ बात करेंगे। न्याय परंपरा में न्याय और नव्य न्याय ये दो सशक्त परंपराएं हैं। नव्य न्याय में संबंध, व्याप्ति और अभाव ये तीन महत्वपूर्ण विषय हैं। पहले हम आज संबंध के सामान्य रूप के बारे में विचार करें। यूं कहें, नव्य न्याय का भवन संबंध की आधारशिला पर टिका हुआ है। नव्य न्याय में संबंधों का प्रयोग इतनी प्रचुर मात्रा में हुआ है कि जिससे नव्य न्याय संबंधों का शास्त्र है ऐसा कहे तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। इसी कारण नव्य नैयायिक को मजाक में समधी साले कहा जाता है। हम देखते हैं कि जगत में पदार्थ असंख्य है, वैसे उन पदार्थों से संबंधित संबंध भी असंख्य है। वाक्य और ज्ञान के स्वरूपगत विश्लेषण में संबंध महत्व की भूमिका निभाता है। पदार्थ के स्वरूप को अधिक परिष्कृत करने के लिए संबंध अति उपयोगी है। संबंध हमेशा पदार्थ में विशेषण विशेष्य भाव उत्पन्न करता है। यथा दंडी पुरुषः, दंडयुक्त पुरुषः, इस उदाहरण में दंड और पुरुष के बीच संयोग संबंध है। दंड विशेषण है, पुरुष विशेष्य है। संबंध का अर्थ सन्निकर्ष ऐसा होता है। संबंध अलग अलग चीजों के विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोजक होता है, जोड़ने वाला होता है। संबंध जोड़ने वाला होता है। जैसे दंडी पुरुषः, इस उदाहरण में विशेषण विशेष्य भाव को जोड़ने वाला संयोग संबंध है। दंड और पुरुष के बीच स्थित संयोग संबंध के ज्ञान के बिना पुरुष दंड वाला है या दंडधारी है ऐसी विशेषण विशेष ज्ञान की प्रतीति नहीं होती। नव्य न्याय में वाक्य को अधेयता और आधारता निर्मित पद में या पदावली में रूपांतरित किया जाता है। जैसे चैत्रः मनुष्यः, इस वाक्य में चैत्र मनुष्यता का अधिकरण है। इस वाक्य को ऐसे कहा जाएगा, चैत्राधिकरण निष्ठा मनुष्यता, चैत्र रूप अधिकरण में बसने वाली मनुष्यता। यहाँ इस वाक्य में मनुष्यता का पदार्थ के बारे में निश्चय व्यक्त हुआ है। जागदीशी में संबंध का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, विशिष्टधि नियामकस्य एव तथात्वात्। विशिष्ट ज्ञान का जो नियमन करता है वह संबंध है। जबकि गदाधर भट्टाचार्य संबंध का लक्षण इस प्रकार देते हैं, संबंधत्व वह ज्ञान की एक ऐसी विषयता है जिस विषयता को विशेषण में स्थित प्रकारता निरूपित हो और साथ में विशेषणता से अलग हो। विशेष्यतान्यता प्रकारता निरूपित विशेष्यताया विवक्षीयतया गदाधरी। महेशचंद्र ने नव्य न्याय भाषा प्रदीप में संबंध का सन्निकर्ष ऐसा लक्षण दिया है। महेशचंद्र संबंध की चर्चा करने से पहले धर्म, उसके दो प्रकार, जाति और उपाधि के विषय में सुउदाहरण चर्चा करते हैं। उसे देखें। यहाँ धर्म का अर्थ है जो धारण करता है, जो धारण किया जाता है, जो स्थिर रहता है और जिसका अस्तित्व है, वह धर्म है। आकाश के सिवा सभी पदार्थ जहां जहां भी होते हैं, अस्तित्व होता है, वे सब धर्म कहे जाते हैं और जो जहां है वही उसका धर्म है। जैसे द्रव्य में जाति गुण और कर्म रहता है। अतः द्रव्य गुण और कर्म, अतः जाति गुण और कर्म द्रव्य के धर्म है। परंतु तंतु आदि अवयव में
पदादि अवयवी द्रव्य रहता है। अतः यद्यपि द्रव्य भी तंतु आदि का धर्म है, जैसे पात्र में पानी रहता है इसलिए पानी पात्र का धर्म हुआ, आकाश आदि कहीं नहीं रहता इसलिए आकाश किसी का भी धर्म नहीं है। अतएव आकाश को अवृत्ति पदार्थ कहा जाता है। धर्म दो प्रकार के हैं, एक जाति रूप है और उपाधि रूप है, जिसके द्वारा परस्पर भिन्न भिन्न रूपों का एक जातीय द्रव्यों का एक ही कक्षा में अंतर्भाव होता है, वह धर्म है। उसे जाति भी कहते हैं। जैसे विभिन्न देशीय मनुष्या विभिन्न आकार रूप स्वभावा अपि एकया मनुष्यत्व जात्या एक श्रेण्याम अंतर्भाविता। अलग अलग राष्ट्र के मनुष्य के भिन्न भिन्न आकार रूप और स्वभाव होते हुए भी मनुष्यत्व एक ऐसी जाति से एक ही कक्षा में अंतर्भुक्त होते हैं जहां जाति का अर्थ है सामान्य, अर्थात सामान्य। उपाधि के दो प्रकार हैं, सखंड उपाधि है और अखंड उपाधि है। जिसे खंडों में विभक्त किया जा सके उसे सखंड उपाधि धर्म कहते हैं। जैसे पशुत्व को लोम, लांगुल आदि में विभक्त किया जा सकता है। उसके रोंगटे, दूम, कंधा आदि अंश है। अतः द्रव्य रूप पशुत्व धर्म सखंड उपाधि है। इस प्रकार यह रूपवान है, यह रूप यानी कि गुण धर्म है और वह सखंड उपाधि रूप है। रूपत्व धर्म का आश्रय रूप है। इसी प्रकार रूप के रूपत्व जाति और आश्रय ऐसे दो अंश हैं। मनुष्यत्व, द्रव्यत्व आदि जाति की तरह जिसका अंश विशेष नहीं है, अर्थात जिसे अंश में विभक्त नहीं किया जा सके, उसे यानी कि अंश रहित रूप में जिसकी स्वीकृति होती है वह अखंड उपाधि। जैसे कि भावत्वी भावत्व अभावत्व का विरोधी धर्म है। पशुत्व आदि की तरह भावत्व यानी कि सत्ता को खंड में विभक्त नहीं किया जा सकता। जाति का अंश विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन समवाय संबंध से जाति का सत्व नियत हुआ है, जबकि अखंड उपाधि में सत्व नियत नहीं हुआ है। जैसे कि शब्द द्वारा अनुच्चरित ज्ञान में जाति और अखंड उपाधि की विशेषण रहिता प्रतीत होती है। जैसे कि यह पट है, ऐसे ज्ञान में पटत्व जाति, भावत्व अखंड उपाधि है। पट पदार्थ की प्रतीति होती है, वह भाव पदार्थ के अंतर्भाव से ही प्रतीत होती है। शब्द से उसका उल्लेख न होने के कारण उन दोनों की प्रतीति में विशेषण सहित का ज्ञान भी नहीं होता, किंतु पटत्व और भावत्व में अंश में ही विशेषण रहित निरवच्छिन्न ज्ञान उत्पन्न होता है। जहां जाति और अखंड उपाधि का उल्लेख हुआ हो, वहां उन दोनों की प्रतीति भी सावच्छिन्न विशेषण सहित होती है। जैसे कि इस द्रव्य में भावत्व और पटत्व दोनों है। यहाँ पटत्व और भावत्व का स्पष्ट रूप से शब्द द्वारा उल्लेख हुआ है, इसलिए क्रमशः पटत्वेन और भावत्वेन ऐसी सावच्छिन्न प्रतीति होती है। दूसरी आगे बात करें, संबंध अर्थात सन्निकर्ष। वह विभिन्न वस्तुओं के विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोजक है। जैसे कि हमने आगे बताया, दंडी पुरुषः। यहाँ विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोजक यानी कि जोड़ने वाला जो संबंध है वो संयोग संबंध है। दंड और पुरुष उन दोनों के बीच स्थित संबंध के ज्ञान के बिना पुरुष दंड युक्त है ऐसी विशेषण विशेष्य भाव की प्रतीति नहीं होती है। आगे संबंध के और दो प्रकार हैं, एक तो साक्षात संबंध है, दूसरा परंपरा संबंध है। अन्य संबंध द्वारा जो सिद्ध न हो यानी कि किसी अन्य संबंध की अपेक्षा जिसे रहती न हो, वह साक्षात संबंध है।
दो संबंधी पदार्थों के बीच में किसी अन्य संबंध के माध्यम के बिना संबंध होता है, उसे साक्षात संबंध कहते हैं। साक्षात संबंध के समवाय, संयोग, स्वरूप आदि के भेदों से और कई प्रकार हैं। जैसे पुरुष में रूप का, पात्र में जल का, घट में घट के अभाव का संबंध ज्ञान क्रमशः समवाय, संयोग और स्वरूप संबंध से प्रतीत होता है। कणाद द्वारा कथित च पदार्थों में समवाय जो संबंध है वो नित्य संबंध है। रूपवान ब्राह्मणो अयम चलति, इस उदाहरण में ब्राह्मणत्व जाति में रूप यानी कि गुण और चलन क्रिया का ब्राह्मण के बीच समवाय संबंध है। जब तक समवाय संबंध होता है, इसलिए समवाय संबंध को नित्य संबंध कहा जाता है। अयुत सिद्ध संबंध समवाय, ऐसा हम मानते हैं। इस संदर्भ में विमल कृष्ण मतीलाल के मतानुसार समवाय इस अर्थ में नित्य है कि वह यह प्रतियोगी को तंतु के साथ इस तरह जोड़ता है कि प्रतियोगी अनुयोगी से स्वतंत्र नहीं हो सकता। रघुनाथ शिरोमणि के मतानुसार समवाय अनेक है। महेश चंद्र समवाय को वृत्ति नियामक संबंध मानते हैं। रघुनाथ भी समवाय को वृत्ति नियामक संबंध मानते हैं। इस संदर्भ में डीएनएच इंगाल्स महोदय समवाय को अव्याप्य वृत्ति संबंध मानते हैं। घट का लाल रंग समग्र घट को व्याप्त कर रहता है, किंतु घट का नाश होने के पश्चात ऐसा ज्ञान होता है कि घट का बहिही भाग लाल और अंदर का भाग काला होता है। जैसे काली गाय का सफेद मुख होता है, वैसे न्याय में समवाय एक है, नित्य है, वृत्ति नियामक और व्याप्य वृत्ति संबंध है, ऐसा माना जाता है। आगे देखें तो संयोग संबंध नित्य नहीं है, क्योंकि उसमें आधार आधे होने पर भी संयोग आदि का विश्लेषण देखने को मिलता है। दंड और पुरुष आधार आधे होने पर भी संयोग का विश्लेषण स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए संयोग संबंध नित्य नहीं होता है। कणाद के मतानुसार संयोग गुण है। अभाव आदि के साथ जिसका संबंध है वह स्वरूप संबंध है। जैसे कि देखिए, बहुत महत्व की बात है, अभाव इत्यादि के साथ जिसका संबंध है वह स्वरूप संबंध है। जैसे कि भूतले घटो नास्ति, भूतल पर घट नहीं है। भूतल पर पटो नास्ति, भूतल पर पट नहीं है। भूतल पर पट का अभाव है। आदि उदाहरणों में भूतल पर पट का जो अभाव प्रतीत होता है वह स्वरूप संबंध से ही प्रतीत होता है। न्याय वैशेषिक में स्वरूप संबंध का प्रदेश आरब के खेमे में ऊंट के मस्तिष्क में प्रवेश जैसा है। यह मस्तिष्क का अर्थ है वेदांत का मस्तक ऐसा है। अगर स्वरूप संबंध को तार्किक रूप से विस्तारित किया जाए तो वैशेषिकों की पदार्थ व्यवस्था टूट जाए, यथा गुण और द्रव्य में समवाय संबंध रहता है। ऐसा मानने के बजाय गुण द्रव्य में स्वरूप संबंध से रहता है, ऐसा मानने से गुण द्रव्य स्वरूप हो जाएगा और उसका स्वतंत्र पदार्थ के रूप में अस्तित्व नहीं होगा। ये बड़ी समस्या है। स्वरूप संबंध के मुख्य 4 प्रकार हैं। अभावीय विशेषणता विशेष संबंध, कालिक विशेषणता विशेष संबंध, देशिक विशेषणता विशेष संबंध और पर्याप्ति संबंध। महेश चंद्र के मतानुसार विशेषणता स्वरूप संबंध का दूसरा नाम है। स्वरूप संबंधेव विशेषणता इति नामांतरम। अन्य संबंध की सहायता से जिसे सिद्ध किया जा सके, अर्थात जिसे अन्य संबंध की अपेक्षा रहती है,
उसे परंपरा संबंध कहते हैं। संबंधांतर घटित संबंध परंपरा संबंध। यथा स्वयं के समवायी कारण में समवायी संबंध से एक ही अधिकरण में पट में तंतु का जो रूप रहता है यह परंपरा संबंध से रहता है। अर्थात रूप और तंतु के बीच साक्षात संबंध है, किंतु रूप और पट के बीच परंपरा संबंध है। रूप अपने समवायी कारण तंतु में समवायी संबंध से रहता है, वही तंतु में पट समवायी संबंध से रहता है। अर्थात रूप और पट दोनों एक समान अधिकरण में तंतु में रहते हैं। ऐसे समानाधिकरण द्वारा रूप और पट के बीच परंपरा संबंध होता है। हम आगे स्वरूप संबंध के बारे में सोचेंगे, देखेंगे। दंड कमंडलु धारिणी पुरुषे गृहे तिष्ठति, एक उदाहरण है। दंड कमंडल धारी पुरुष घर में रहता है। यहाँ दंड कमंडल का पुरुष के बीच साक्षात संयोग संबंध है और पुरुष का घर के साथ संयोग संबंध है। यहाँ दंड कमंडल का आश्रय पुरुष बनता है, जबकि पुरुष का आश्रय घर बनता है, क्योंकि पुरुष घर में रहता है। इस कारण दंड कमंडल भी परंपरा संबंध से घर में रहते हैं। यह संबंध दंड कमंडल का घर के साथ संयोगजन्य है। यहाँ दंड और घट के बीच परंपरा संबंध बनता है। समवायादि साक्षात संबंध की तरह परंपरा संबंध नियत संख्यक नहीं है और निश्चित आयामी युक्त भी नहीं है। यथेच्छ संबंध है और संबंध आदि को लेकर दीर्घतर ऐसे कई संबंधों की कल्पना की जा सकती है। जोड़े न जा सके ऐसे दो पदार्थ हमेशा परंपरा संबंध से जुड़ते हैं। इस संबंध में दूरत्व आदि अवरोधक नहीं है, अर्थात पदार्थ दूर होने पर भी परंपरा संबंध से जोड़े जा सकते हैं और संश्लिष्ट पदार्थ भी परंपरा संबंध से जुड़ते हैं। वहां दूरत्व आदि अवरोधक नहीं है। जैसे कि अपने राजा के अधिकृत राज्यत्व संबंध से भारतवर्ष के सभी आर्य एवं अनार्य इंग्लैंड में बसते हैं, वैसे वहां रहने वाले इंग्लैंड वासी भी अपनी राज्येश्वरी की साम्राज्य के संबंध से भारतवर्ष में रहते हैं। इसी संबंध को परंपरा संबंध कहते हैं। हमने आगे स्वरूप संबंध के बारे में सोचा, अभी हम परंपरा संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। संबंधांतर घटित संबंध परंपरा संबंध, तो उसके बारे में परंपरा संबंधस्य गूढ़म रहस्यमिदं स्वशब्देन यम अभिप्रेत्य यस्य परंपरा संबंधस्य आरंभो यस्मिन् च पर्यवसानं तत् तेन परंपरा संबंधेन तस्मिन् तिष्ठति। यथा पूर्वोक्त उदाहरणे स्वशब्देन भारतवर्षीयान् अभिप्रेत्य स्वसम्राधिकृत्य राज्यत्व संबंधस्य आरंभः तत् च राज्यत्वम् इंग्लैंड वर्तते इति तस्य इंग्लैंड पर्यवसानम् अतः तेन संबंधेन भारतवर्षीया इंग्लैंड तिष्ठन्ति। ऐसे हम कह सकते हैं। यह परंपरा संबंध का गूढ़ रहस्य है। यहाँ स्वशब्द द्वारा जिसको उद्देशित कर जिस परंपरा संबंध का आरंभ हो तथा जिसका अंत हो वह परंपरा संबंध से उसमें रहता है। आगे देखें, ये परंपरा संबंध का रहस्य है। हम उनके गूढ़ बात को नहीं बता रहे हैं, हम परंपरा संबंध के स्वरूप के बारे में कुछ इंगित कर रहे हैं। पुनः संबंध दो प्रकार के हैं। पुनश्च संबंधो द्विविधः, वृत्ति नियामकः वृत्ति अनियामकश्च इति। पुनः संबंध के दो प्रकार है, वृत्ति नियामक वृत्ति अनियामक। जिस संबंध में एक में दूसरे का होना अर्थात आधार आधेय भाव या आश्रय आश्रयी भाव प्रतीत हो
उस संबंध को वृत्ति नियामक संबंध कहते हैं। वृत्ति नियामक संबंध में आधारवाचक पद की सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, जैसे कि भूतले घटः, भूतल पर घट है, और आधेयवाचक पद में मतुप आदि प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कि भूतलम घटवत, घटयुक्त भूतल है। इस उदाहरण में घटवत विशेषण यानी कि प्रकार है, जबकि भूतलम विशेष्य है। घट अर्थात घटत्व जाति जिसमें रहती हो ऐसा कोई भी घट, अर्थात घटत्व रूप अवच्छेदक से अवच्छिन्न कोई भी घट, कोई भी अवच्छेदक कोई भी पट। वृत्ति अर्थात एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में रहना, जैसे कपि वृक्ष पर रहता है, अतः वृक्ष में कपि की वृत्ति है, ऐसा कहा जाएगा। वृक्ष में कपि की वृत्ति का नियमन करने वाला संयोग संबंध है, अतः संयोग संबंध वृत्ति नियामक संबंध है। वैसे ही पट तंतु में रहता है, तंतुओं में पट की वृत्ति का नियमन करने वाला समवाय संबंध वृत्ति नियामक संबंध है। घट का भूतल पर अभाव है, अतः भूतल पर घट की वृत्ति का नियमन करने वाला स्वरूप संबंध भी वृत्ति नियामक संबंध है। वृत्तीय नियामक संबंधश्च समवाय संयोग स्वरूप प्रभृतय एव केचन, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। समवाय संयोग स्वरूप वगैरह कुछ एक वृत्ति नियामक संबंध है। ये वृत्ति नियामक संबंधों में पृथ्वी में रूप, कुंड में बैर, भूतल पर घट नहीं है आदि प्रयोग होते हैं। समसूत्रपात होने से एक समान जाति में स्थित दोनों का संयोग होने पर भी वह वृत्ति नियामक संबंध नहीं है। इसलिए अंजलि रूप में एक समान स्थिति में रहने वाले दोनों हाथ का संयोग वृत्ति नियामक नहीं है। अतः यहाँ हस्ते हस्त ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु जब दोनों हाथ ऊपर नीचे हो ऐसी स्थिति में पुनः संयोग हो तब उसे वृत्ति नियामक संबंध कहा जाएगा, और वहां इस संबंध में हस्ते हस्त ऐसा प्रयोग भी होता है। जिस संबंध के आधार आधेय भाव की प्रतीति न हो, केवल संबंध ही प्रतीत हो, वह वृत्ति अनियामक संबंध है। इस संबंध में सप्तमी विभक्ति का और मतु आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन संबंधों का बोध कराने वाले इन इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। स्वत्व संबंध वृत्ति नियामक नहीं है। मंत्री होने पर भी सत्व संबंध के रूप में मंत्री राजवान के ऐसा प्रयोग होता है। सभी परंपरा संबंध प्रायः वृत्ति अनियामक संबंध है। अतः शिखिनी पुरुषे गृहे तिष्ठति स्वाश्रय पुरुषाश्रयत्व संबंधेन शिखावत गृहमिति न प्रयोगः। शिखा पुरुष में और घर में रहता है। शिखा का आश्रय पुरुष है और पुरुष का आश्रय घर है, लेकिन परंपरा संबंध से शिखावत गृहम ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। आगे देखिए, कालिक संबंध जो एक संबंध है, संबंध का प्रकार विशेष है। कालिक संबंध कभी वृत्ति नियामक कभी वृत्ति अनियामक होता है। वृत्ति नियामक कालिक संबंध से काल में सब रहता है। वह काल महाकाल रूप और खंडकाल रूप है। सभी पदार्थ काल में प्रतिष्ठित है, ऐसी प्रतीति महाकाल की सत्ता व्यक्त करती है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार काल के ऊपर सूर्य गति आदि का प्रयोग कर क्षण, दिवस, मास, वर्ष आदि कालखंडों की कल्पना की जाती है। यह सब पदार्थ कालखंडों में कालिक स्वरूप संबंध से रहते हैं। क्षण, दिवस ऐसी जो प्रतीति होती है वह खंड काल का संकेत करती है। रघुनाथ शिरोमणि काल को स्वतंत्र द्रव्य मानते नहीं है। ईश्वर में काल का वो अंतर्भाव करते हैं। उनके मतानुसार काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। यह दो नहीं लेकिन दो वाला है।
ऐसी प्रतीति होने से 2 और 2 वाला इन पदों के अर्थ विशेष का निश्चय करने के लिए कुछ नैयायिक रघुनाथ आदि पर्याप्ति संबंध को भी स्वीकार करते हैं। एक पर्याप्ति संबंध है जो संबंध का प्रकार है। पर्याप्ति संबंध स्वरूप संबंध का एक प्रकार है। नव्य न्याय में सबसे पहले रघुनाथ शिरोमणि ने इस संबंध को माना है। पर्याप्ति यानी कि पर्यवसान साकल्यन संबंधः, सामूहिक रूप से कोई पदार्थ संख्या के साथ जुड़ता है तब पर्याप्ति संबंध निर्मित होता है। जिस संख्या के जितने आश्रय हो वे सब एक साथ एकत्रित हुए आश्रयों में वह संख्या आदि संबंध से रहते हैं, उस संबंध को पर्याप्ति संबंध कहते हैं। संख्या पदार्थों में व्यासज्य वृत्ति से द्वित्वादयः संख्या व्यासज्यः सर्वमेव आधारम अधिकृत्य वर्तन्ते, यानी कि संख्या पदार्थों में व्यासज्य वृत्ति से जुड़ती है तब पर्याप्ति संबंध होता है। उभय पदार्थ में पर्याप्ति बनकर रह सकता है, एक पदार्थ में नहीं। उभयत्व पदार्थ में पर्याप्त बनकर रह सकता है, एक पदार्थ में नहीं। अब देखिए, द्वित्व संख्या 2 पदार्थ में, 2 में से किसी एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहती है। द्वित्व संख्या या तो 2 पदार्थ में रहती है या तो 2 में से किसी एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहती है, जबकि पर्याप्ति संबंध से द्वित्व संख्या 2 पदार्थ में ही रहती है। जैसे कि अयम एकः घटः, इमौ द्वौ, यह एक घट है, ये 2 घट है। इस प्रकार की प्रतीति से सिद्ध होने वाला पर्याप्ति संबंध स्वरूप संबंध का विशेष प्रकार है। पर्याप्ति यानी कि हमने ऊपर लक्षण किया पर्यवसान साकल्येन संबंधः, पर्याप्ति संबंध से द्वित्व संख्या सम्मिलित दोनों पदार्थ में रहती है, प्रत्येक में अलग अलग नहीं रहती। इस प्रकार त्रित्व संख्या भी एकत्रित तीनों में रहती है, प्रत्येक में अलग अलग नहीं रहती। इसी कारण द्वित्व आदि संख्या को व्यासज्य वृत्ति कहते हैं। विषयता और विषयिता ऐसे 2 वृत्ति अनियामक संबंध है। यहाँ वृत्ति अनियामक संबंध में घटपट आदि विषय, ज्ञान, इच्छा आदि में विषयिता संबंध से रहते हैं, जबकि ज्ञान, इच्छा आदि घटपट आदि विषयों में विषयिता संबंध से रहते हैं। हालांकि संबंध तो उभयनिष्ठ होता है, जैसे कि कुंड बदर का संबंध कुंड में और बदर में होता है। किसी एक संबंध द्वारा कोई एक कहीं पर ही रहता है, यथा संयोग संबंध में कुंड में ही बदर रहता है, बदर में कुंड नहीं रहता। इस प्रकार जमीन पर घट है, घट पर जमीन नहीं है। ऐसा होने का कारण यह है कि संबंध में एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता है। जिस संबंध का जो प्रतियोगी होता है वह उस संबंध से वही विषय प्रतियोगी होता है, और जिस संबंध का अनुयोगी होता है वह उस संबंध से यहाँ अनुयोगी में प्रतियोगी रहता है। किसी संबंध में अनुयोगी में ही प्रतियोगी रहता है। जैसे कि कुंड बदर के संयोग में बदर प्रतियोगी है और कुंड अनुयोगी है, इसलिए कुंड में बदर रहता है। धर्म और धर्मी के संबंध में धर्म प्रतियोगी है, इसलिए धर्म ही धर्मी में रहता है, धर्मी धर्म में नहीं। जो जहां रहता है वह आधार का आधेय, आश्रित और तदवृत्ति कहा जाता है, और जो जहां रहता है वह यानी कि आधार, उसका यानी कि रहने वाले का अधिकरण आधार यानी कि आश्रय कहा जाता है। जैसे कि कुंड में बदर रहता है, घर में पट रहता है, यहाँ बदर और पट आधेय है, जबकि कुंड और घर आधार है। जो जिसका आधार आधेय है उसमें यानी कि आधेय में निरूपित वृत्तिता रहती है। ठीक उसी प्रकार जो जिसका अधिकरण है उसमें यानी कि अधिकरण में निरूपित अधिकरणता रहती है।
जैसे कि पूर्वोक्त उदाहरण में कुंड निरूपित वृत्तिता बदर में और गृह निरूपित आधेयता घट में रहती है। एक की वृत्तिता में दूसरे की अधिकारणता अनिवार्य है। इसी प्रकार एक की अधिकरणता में दूसरे की वृत्तिता नियत होती है। इसलिए वृत्तिता और अधिकरणता दोनों में परस्पर नियत सापेक्षता है। उन दोनों में वृत्तिता और अधिकरणता के बीच निरूप्य निरूपक भाव है। जैसे कि वृत्तिता निरूपिता अधिकरणता, अधिकरणता निरूपिता वृत्तिता। कुंडे बदरम का अर्थ कुंड में बदर है। इस वाक्य को कहना चाहे तो इस प्रकार कहा जा सकता है, कुंड निरूपित वृत्तितावद बदरम, अथवा कुंड निष्ठा अधिकरणता निरूपिताधेयतावद बदरम, ऐसा कह सकते हैं। बदरवद कुंडम ऐसा प्रयोग होने पर कुंडम बदर निरूपिता अधिकरणतावत इति किंवा बदर निष्ठ वृत्तिता निरूपिता अधिकरणतावत इति अर्थ पर्यवसीयते। इस नव्य न्याय को आधार बनाकर संबंध सामान्य स्वरूप के बारे में मैंने आपको कुछ इंगित किया है, कुछ झलक दिया है। ऐसा कुछ गूढ़ रहस्य आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन नव्य न्याय में प्रवेश करना हो तो ये बातें बहुत आवश्यक है। आधारता, आधेयता, विशेषणता, विशिष्यता। हम इस प्रवचन में, इस संदर्भ में हमने ऐसा देखा हमने कि नव्य न्याय भाषा प्रदीप के जो रचयिता है महेश चंद्र न्यायी रत्न प्रणीत, उन्होंने नव्य न्याय भाषा प्रदीप में नव्य न्याय की पारिभाषिक संज्ञाओं का हमें सम्यक ज्ञान प्रदान किया है। ग्रंथकार ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे विषय स्पष्ट होता है। इसलिए यह ग्रंथ नव्य न्याय की भाषा का प्रदीप है। जैसे प्रदीप अंधकार को दूर कर उजास फैलाता है, उसी प्रकार यह ग्रंथ भी हमें नव्य न्याय में प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कुछ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन बहुत कम होता है। जैसे न्याय दर्शन का अध्ययन अध्यापन पूरे भारतवर्ष में बहुत कम हो रहा है। हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये लक्ष्य है कि जो आने वाले छात्र हैं वो भी इस शास्त्र को ग्रहित करें, उनका अध्ययन अध्यापन करें, उसमें उसकी जिज्ञासा हो। इस शुभाशय से कुछ नव्य न्याय के संबंध को आधार बनाकर कुछ बिंदुओं पर मैंने मूल ग्रंथ को आधार बनाकर आपके सामने कुछ प्रस्तुत किया है। आप उसको सोचे, देखे, समझे। बड़ी गंभीरता से सुनने लायक ये है, क्योंकि ये काव्य या वो कोई रोचक बात नहीं है जो सुनने से तुरंत समझ में आ जाए। इसलिए थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य यही है कि कुछ छात्र न्याय में प्रवेश करें। थैंक यू।